स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना कॉमर्स पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास 12 की जो बिजनेस स्टडी की पूनम गांधी की जो बुक है स्टूडेंट्स, उसका सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, समझते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें बिजनेस का मतलब समझना चाहिए। बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो कि ऑलरेडी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम करते हैं जिसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, जिसमें हम गुड्स को खरीदना बेचना हो सकता है या गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना हो सकता है, या एज अ मिडिल मैन की तरह भी हम वहाँ पर काम करेंगे, तो वो भी क्या होगा, हमारा बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। लेकिन कैसा बिजनेस है वो, एज अ मैन्युफैक्चरर है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो होलसेलर होते हैं, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं और रिटेलर को सेल करते हैं। तो ये गुड्स को परचेज और सेल करने का जो भी बिजनेस वो कर रहे हैं एज ए मिडिल मैन, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से बिजनेस एक्टिविटी हुआ, लेकिन वो किस में आएगा, होलसेलर में आएगा। दूसरी बात करते हैं हम रिटेलर, ठीक है, जो कि शॉपकीपर्स होते हैं, जो हम यहाँ से हम गुड्स को परचेज करते हैं, मतलब जहाँ से अल्टीमेट कस्टमर, जिसको कंज्यूमर कहते हैं, वो जहाँ से गुड्स को परचेज करता है, कहाँ से, रिटेलर से परचेज करता है। तो रिटेलर क्या हुआ, शॉपकीपर क्या हुआ, वो भी एक तरह का बिजनेस ही कर रहा है स्टूडेंट्स। तो ये तो हम बेसिकली बिजनेस के बारे में इतना जानते हैं, ठीक है। लेकिन हम इनको थोड़ा सा आपके ब्रॉड टर्म में पढ़ेंगे कि बिजनेस का मतलब क्या है, वहाँ पे किस तरह से, मतलब और भी ऐसे फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से आप वीडियो पर बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक कुछ स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। बिजनेस का मतलब अभी हमने आपको बताया, ठीक है, कि बिजनेस क्या होता है, गुड्स को खरीदना बेचना प्रॉफिट के लिए, ठीक है, ये बिजनेस होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ और भी चीज़ें आपको आज हम बताने वाले हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रॉड कैटेगरीज इसकी कौन कौन सी होती है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसके ब्रॉड कैटेगरीज में आ जाता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मतलब एक ऐसा एंटरप्राइज जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ पर कंट्रोल या ओन, ठीक है, या मैनेजमेंट नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर इसमें नहीं करती है। मतलब इस तरह की जो ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है कि गवर्नमेंट वहाँ पे कोई इंटरफेयर करे, जैसे कि कंट्रोल से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह से वो वहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी वहाँ पर एक्टिविटी नहीं करती है, मतलब चीज़ें ये सब नहीं करती है। तो वो आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में। दूसरी बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होती है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है, जिसको गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने, ठीक है, उनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज आ सकती हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में प्राइवेट कंपनीज आती हैं। तीसरा है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या है, जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ठीक है, कोचिन रिफाइनरीज, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज की। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसमें क्या क्या आता है आपका, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका जो चैप्टर होगा उसमें हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ही पूरा, आपका चैप्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को ही पूरा कवर किया हुआ है। उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप डिटेल में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप को डिटेल में पढ़ेंगे, HUF को डिटेल में पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी को डिटेल में पढ़ेंगे और कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होते हैं, किस तरह से ये बनते हैं, ठीक है, वहां पे हम इनको डिटेल में पढ़ लेंगे। बात करते हैं, दूसरा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो भी अभी हमने बताया, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज होती है, जिसको गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल, ओन्ड और मैनेज करती है, वो होती है हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए,
प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज मतलब बिजनेस एंटरप्राइज विच इज ओन्ड, ठीक है, विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब क्या हुआ कि इस तरह का एंटरप्राइज, ठीक है, या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस जिसको पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, मतलब उनकी एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से इनको छूट दे देती कि जो मन चाहे वो करो, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी सुपरविजन रखती है अपना, कहीं ना कहीं चेक देखती रहती है कि कुछ इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज तो ये लोग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। लेकिन अगर ये लोग जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इनके जो डेली जो रूटीन वर्क है वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता कि कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल वगैरह क्या प्राइस मैकेनिज्म है, ये सब चीज़ों पे इतना गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती यहाँ पर। तो वो होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। जहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल से एग्जांपल है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड कंपनी प्राइवेट है, टाटा कंपनी प्राइवेट है, बिरला कंपनी, ये सब क्या, विप्रो, ये सब प्राइवेट के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सब प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज नहीं कि गवर्नमेंट इनको ओन और कंट्रोल कर रही है, तो ये सब प्राइवेट कंपनीज के एग्जाम्पल है। बस आपको इतना समझना है कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस या वो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से इनको मैनेजमेंट, कंट्रोल और जो भी ओनिंग है वो पूरा प्राइवेट सेक्टर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट, फायदे को कमाना, प्रॉफिट को कमाना, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, इनका मतलब वही होता है। पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करना इनका मेन मोटिव नहीं होता, हाँ कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन मेन जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग ही होता है। सेकंड है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है, ओन कंट्रोल्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको ऐसे एंटरप्राइजेस जिनको ओन, कंट्रोल और मैनेज कौन कर रहा है, इस राज्य सरकार कर रही हो या केंद्र सरकार कर रही हो, मतलब गवर्नमेंट के हाथों में हो, ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट के हाथों में है या गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर रही है, ऐसी कंपनीज, तो उनको कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जैसे पब्लिक कंपनी आपने नाम सुना, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का मतलब ही होता है गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इनका मेन मोटिव होता है सर्विस, ये सर्विस को, इनका मेन मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे कि सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल, LIC आप लोग जानते हैं, ये सारे जो बिजनेसेस हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में आते हैं। इनका मेन जो मोटिव होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज एक ऐसे एंटरप्राइज को कहते हैं जहाँ पे ओन, कंट्रोल और मैनेज जॉइंटली होता है, मतलब जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर, ठीक है, दोनों ही मिलकर बिजनेस को कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो रूटीन वर्क होता है, ठीक है, जो डे टू डे वर्क रूटीन होता है, जो काम होता है, वो प्राइवेट सेक्टर देखता है, मतलब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर देखता है, और उसके ऊपर जो सुपरविजन का काम होता है वो गवर्नमेंट देखता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैनेजमेंट के लिए, वो काम गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैनेजमेंट के लिए वो गवर्नमेंट करता है, और जो डेली रूटीन वर्क होता है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर देखता है। तो इसको कहते हैं जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन एक थोड़ा बहुत आपको इसका नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि आपको इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को पढ़ना, और इसके जो भी फॉर्म्स हैं ये सारे आपके चैप्टर में कवर किए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इनको वन बाय वन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। डिटेल में यहाँ पे हमने कुछ नहीं बताया, डिटेल में जो वीडियोस आएंगे वो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस होंगे डिटेल में इन सबको लेकर। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं आपको इन लोगों के ऊपर कि ये सब क्या है, ठीक है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहां पर एक अकेला आदमी, एक अकेला इंसान बिजनेस करता है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पता होगी। बस यहाँ पे एक अकेला इंसान जो बिजनेस करता है, जैसे शॉपकीपर हो गया, ठीक है, दुकानदार हो गया, जाते हैं वहाँ पर आप लोग, वो क्या करता है, वो सारी कैपिटल खुद ही लगाता है, पूरा बिजनेस का रिस्क जो होता है वो खुद ही बियर करता है, ठीक है, और पूरा प्रॉफिट जो होता है बिजनेस का वो खुद ही अपने पास रखता है, वहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है इसकी, ठीक है, जितने भी पैसे इसने लगाए हुए हैं पूरा पूरा इसी के ऊपर इसका रिस्क रहता है। तो सिंपल सा है सोल प्रोप्राइटरशिप,
जहाँ पर आपको बस इतना समझना, जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन अकेले ही बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, वो अकेले ही सारी कैपिटल का इंट्रोडक्शन किया होता है, रिस्क भी पूरा बियर करता है वो अकेले ही, ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि यहाँ पे कम से कम 2 लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं, कम से कम 2 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग भी कर सकते हैं, 100 लोग, जो 100 पार्टनर्स हैं वो भी मिलकर एक पार्टनरशिप को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लोग होने चाहिए। तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो कोई बिजनेस ही करते हैं। बस ये थोड़ा सा, ये जो पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एक आदमी जितना पैसा लगाएगा, 2-3 लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो वो बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है। बस बिजनेस क्या होता है यहाँ पे बड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लायबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिजनेस भी बड़ा होता है, प्रॉफिट भी यहाँ पे बड़ा होता है, लेकिन प्रॉफिट को क्या करना पड़ता है, 2 सारे पार्टनर्स आपस में बांटते हैं। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। उसके बाद है HUF, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो एक तरह से फैमिली बिजनेस होता है हिंदू लोगों का। इसको जो रेगुलेट करता है, इसको हिंदू लॉ रेगुलेट करता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं बनाया है, इसको जो हिंदू लॉ होता है उसी में इसको देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ये बिजनेस चलता है। यहाँ पे इस बिजनेस में, इस फैमिली बिजनेस में जो मेन हेड होता है वो कर्ता होता है, जो पूरे बिजनेस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है। और बाकी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो को पार्टनर होते हैं। क्या होते हैं, को पार्टनर, ठीक है, वो लोग को पार्टनर होते हैं, और मेन जो हेड होता है वो कर्ता होता है, जो फैमिली बिजनेस को चलाता है, ठीक है। जो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जबकि को पार्टनर होती है उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे बस इतना सा आपको समझना, बाकी डिटेल वीडियो में हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में इसको डिटेल में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है जहाँ पर इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि म्यूचुअल हेल्प, ठीक है। एक मतलब ये एक इस तरह का बिजनेस है जहाँ पर कि एक जैसे लोगों, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर से रिलेटेड अगर प्रोड्यूसर सोसाइटी बना दी जाए, कंज्यूमर से रिलेटेड अगर कंज्यूमर सोसाइटी बना दी जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स मिलके इस सोसाइटी को बनाते हैं, मतलब इस बिजनेस को क्या करते हैं, इस फॉर्म देते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है एक दूसरे की हेल्प करना, ना कि प्रॉफिट कमाना, ठीक है। जैसे सपोज कि एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए कंज्यूमर सोसाइटी है, तो उन्होंने ये जो बिजनेस बनाया है, तो उस सोसाइटी में जितने लोग भी बिजनेस कर रहे हैं वो सब क्या होंगे, मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो उनका मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन वो होता है कि म्यूचुअल हेल्प करना। अब कंज्यूमर सोसाइटी में म्यूचुअल हेल्प क्या होगी कि भाई ऐसा है कि जितने भी मिडिल मैन लोग हैं ना, ठीक है, जैसे होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोगों को, ये सब लोग मतलब रिटेलर वगैरह, ये सब लोगों को हटा दिया जाए और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली हम लोग क्या करें, गुड्स को खरीद लें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करेंगे तो वो हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, ठीक है, सस्ता भी पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हमें मिल सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कुछ इस तरह से हेल्प करते हैं, एक दूसरे की कोशिश करते हैं कि डायरेक्टली हमें जो भी गुड्स को परचेज करना हो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लें, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो जाएगा, हमें सस्ते में मिल जाएगा और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिल सकेगा। जैसे प्रोड्यूसर सोसाइटी अगर बनी है तो वहाँ पे सारे लोग प्रोड्यूसर्स ही होंगे, ठीक है, वहाँ पे कोई कंज्यूमर नहीं आ सकता। जिस तरह से कंज्यूमर सोसाइटी में कोई प्रोड्यूसर को मेंबर नहीं बनाया जा सकता, उसी तरीके से प्रोड्यूसर सोसाइटी में कोई कंज्यूमर हमारा वहाँ पर मेंबर नहीं बन सकता। वो प्रोड्यूसर सोसाइटी है, आपने प्रोड्यूसर्स को लेकर एक सोसाइटी बना ली, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रोड्यूसर एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल को, मशीनरी को, ठीक है, परचेज करने के लिए हेल्प करेंगे कि जहाँ से सस्ते में मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की मशीनरी मिल जाए, सस्ते रॉ मटेरियल मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल जाए, इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियोस में। आगे है कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स विद परपेचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब एक बनावटी व्यक्ति है, ठीक है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी जो एंटिटी है वो उसके मेंबर से डिफरेंट मानी जाती है। मेंबर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। कंपनी भी क्या है, एक टाइप का बिजनेस है, लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस जो होता है वो कंपनी को ही कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी में जो उसके मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, उनको अलग और कंपनी को अलग माना जाता है, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013, इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 था,
अब कंपनी एक्ट 2013 है, उस एक्ट में ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि जो कंपनी है और उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, मतलब उनको आप सेपरेट समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी फॉल्ट अगर शेयर होल्डर्स करते हैं या कंपनी में कोई भी फॉल्ट होता है, कि कोई भी फ्रॉड या कुछ भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है, तो किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के नाम से स्यू नहीं कर सकते। मतलब किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर या कोई मेंबर है, ठीक है, उसके नाम से आप मुकदमा नहीं कर सकते। जब भी स्यू होगा, मुकदमा होगा, वो कंपनी के नाम से ही होता है। तो आप समझ में आ रही बात आपको इसमें कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रखती है अपने मेंबर से। जो भी स्यू होगा वो कंपनी के नाम से होगा, ना कि किसी शेयर होल्डर के नाम से होगा, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें जो भी होंगी वो कंपनी के नाम से, जैसे कॉमन सील वगैरह क्या होता है, सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी की जो सील होती है वही इसका सिग्नेचर है। वहाँ पे कोई शेयर होल्डर का सिग्नेचर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। बस आपको इतना देखना है, कंपनी में जो मैनेजमेंट का काम होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, लेकिन जो इसके मेन जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई कंपनी की। तो इसी तरह से हमने आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बताया है, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में हम इसे डिटेल में वहाँ पे डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वही हम फिर से बता दे रहे हैं, सिंपल है कि बिजनेस के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो उनको हम तीन कैटेगरी में, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आपको क्या पढ़ना है, आपकी बुक में सिर्फ क्या है, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसी को हमें पूरा टॉपिक आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एक्चुअल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन्हीं को वन बाय वन आपकी पूरी बुक में, सॉरी पूरे चैप्टर में कवर किया गया। तो हमें इसी टॉपिक को पूरी तरह से अपकमिंग वीडियोस में पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स टू एवरीवन स्टूडेंट्स।